हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखिए, कल हमने लेक्चर 11 में देखा था कि कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो नामकरण में उसका कार्बनिक यौगिकों का जन्म किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई। अगर देखा जाए CH4, इसको हम मेथेन कहते हैं। तो मेथेन को कहाँ से प्राप्त किया गया था, किस प्रकार से इनका नामकरण हुआ था। तो मेथेन को मेथिल एल्कोहल से लिया गया था, जो कि एक ग्रीक भाषा था, ठीक है। और एसिटिक अम्ल की बात की जाए तो एसिटिक अम्ल एसिटम, जो कि एक लैटिन भाषा है, उससे लिया गया था। तो इस प्रकार से हुआ था कार्बनिक यौगिकों का प्रारंभ, जिसको हम साधारण या निरर्थक पद्धति में देखा था। लेकिन आज हम जानेंगे लेक्चर 12 में कि जेनेवा पद्धति, लेक्चर 12 में जेनेवा पद्धति के बारे में जानेंगे। और क्या होता है जेनेवा पद्धति, किस प्रकार से जेनेवा पद्धति में कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार से रखा गया, किस प्रकार से उनका नामकरण किया गया। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कल हमने देखा था कि CH4 यानी कि कार्बनिक कुछ कार्बनिक यौगिकों की पहचान कर ली गई थी, कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में जान लिया गया था। लेकिन जेनेवा पद्धति में क्या हुआ कि जैसे जैसे कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, उसी प्रकार से हमारे जो रसायनज्ञ थे उन्होंने सोचा कि अगर बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हमें मिल गए हैं, तो क्यों न इनको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाए, इनको क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए, ताकि इनका हम अध्ययन आसानी से कर सकें, इनके बारे में हम जान सकें। तो जैसे जैसे कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, उन्होंने उनको एक क्रमबद्ध तरीके से रखने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने सोचा, उन्होंने एक पद्धति बनाया। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए एक उत्तम पद्धति वह होगी, सबसे महत्वपूर्ण पद्धति यह होगी कि उनकी संरचना को दर्शाया जाए, ताकि उस कार्बनिक यौगिक को, जैसे देखिए कार्बन CH4 जो कि एक मेथेन है, CH4 ये एक कार्बनिक यौगिक है। अगर इसकी संरचना के बारे में बताते हैं, इसकी संरचना के बारे में हम बताते हैं, इसकी संरचना हम दर्शाते हैं, तो और भी अच्छे से हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है, और भी अच्छे से हम इसके बारे में जान सकते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इस कार्बनिक यौगिकों को इस क्रमबद्ध तरीके से रखने के लिए, उनकी संरचना के बारे में बताने के लिए उन्होंने एक समिति बुलाई। और उस समिति को 1892 ईस्वी में एक समिति बुलाई। और किसकी समिति बुलाई, तो क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो रसायनज्ञों की, जितने भी हमारे रसायनज्ञ थे, केमिस्ट थे, उनकी एक समिति बुलाई। और उस समिति में ये कहा कि कार्बनिक यौगिकों को हम एक नामकरण के, क्रमबद्ध नामकरण के साथ साथ उनकी एक संरचना भी होनी चाहिए। ओके, तो 1892 ईस्वी में उन्होंने रसायनज्ञों की एक समिति बुलाई। और इस समिति में उन्होंने कहा कि हम कार्बनिक यौगिकों को एक सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे, इसमें उनकी संरचना को भी दर्शाया जाएगा, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, इस कार्बनिक यौगिकों के समीकरण की एक पद्धति तैयार की। इस समिति में उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये कहा कि कार्बनिक यौगिकों की एक क्या होनी चाहिए, संरचना होनी चाहिए, जिसको हम संरचना के आधार पर बता सकें, उनको दर्शा सकें। इसके आधार पर उन्होंने कार्बनिक यौगिकों की परिमेय पद्धति प्रस्तुत की। इस कार्बनिक यौगिकों के समीकरण की एक परिमेय पद्धति प्रस्तुत की। क्योंकि यह पद्धति पूर्ण रूप से सही नहीं था, फिर भी क्या था, यह पद्धति पूर्ण न होते हुए भी क्या था, सही था। तो देखिए क्या होता है कि 1892 ईस्वी में उन्होंने
किसने? तो हमारे जो रसायनज्ञ थे उन्होंने एक समिति बुलाई और उन्होंने ये कहा कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं उनकी एक संरचना होनी चाहिए ताकि उसके बारे में और अच्छे से हम जान सकें। ठीक है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस कार्बनिक यौगिकों की एक परिमेय पद्धति प्रस्तुत की। उसके कार्बनिक यौगिकों के परिमेय पद्धति के बारे में बताया, जिसे उन्होंने सबसे पहले 1922 ईस्वी में इस कार्बनिक यौगिकों को पद्धति में संशोधन किया और जैसे इसमें कुछ त्रुटियां दिखाई दी तो उन्होंने दोबारा से 1931 ईस्वी में संशोधन किया। संशोधन करने के बाद क्या किया, जब इनको लगा कि हाँ ये पद्धति अब सही है, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में सभी को जानकारी देना चाहिए, तो उन्होंने इसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या किया? रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है। और इस पद्धति को, इस जेनेवा पद्धति को, इसमें इस कार्बनिक यौगिकों को रखा गया, इनको क्या नाम दिया गया? IUC, यानी कि जिस पद्धति में इस कार्बनिक यौगिकों को रखा गया उनको IUC नाम दिया गया, या दूसरा नाम कह सकते हैं IUPAC, IUPAC। इनका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, और इसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री को IUPAC भी कहते हैं। IUPAC, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि इसमें संशोधन के बाद इस कार्बनिक यौगिकों को इस IUC या कह सकते हैं IUPAC पद्धति में रखा। यानी कि उनका नाम, इस कार्बनिक यौगिकों को इस पद्धति में रख दिया। इसमें अब इनको हम कार्बनिक यौगिकों को इस पद्धति के नाम से जाना जाने लगा। इस पद्धति में उनका नामकरण करना हम स्टार्ट करें। ओके, देखिए क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक जो थे हमारे, कई सारे कार्बनिक यौगिक थे। कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे थे जिनको हम आसानी से इनका नाम बता सकते थे इस IUPAC नेम में, लेकिन कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे थे जिनका नामकरण करना और भी क्या था, कठिन था। जो हमारे कार्बनिक यौगिक थे इनके बारे में बताना और भी कठिन हो गया था, जिसको क्या कर सकते नामकरण। जो हमारा IUPAC पद्धति था, IUC पद्धति, इसके बहुत से लाभ थे, लेकिन क्या था, इसका केवल एक ही दोष था कि इसमें इसके जो जटिल यौगिक थे, यानी कि जो हमारे कार्बन यौगिक थे, उनमें जो कुछ जटिल यौगिक थे उनका नामकरण इतना लंबा और कठिन होता था कि इनको याद करना बहुत ही कठिन था। ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, IUPAC पद्धति। तो आज के टाइम में, यानी कि आज के टाइम में हम इस IUPAC पद्धति के बारे में हम क्या करते हैं, पदार्थों को IUPAC नाम में हम ज़्यादा जानते हैं। यानी कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक की बात करें तो किसी कार्बनिक यौगिक को हम इस प्रणाली के अंतर्गत उनका अगर नामकरण करते हैं तो इस IUPAC के अंतर्गत करते हैं। लेकिन देखा जाए तो सबसे पहले हम साधारण नाम को, कार्बनिक यौगिकों को साधारण नाम से जानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये IUPAC पद्धति आए तो उसको हम भूल जाएंगे। नहीं, IUPAC पद्धति के साथ साथ उस साधारण नाम को भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा इस प्रणाली की, इस पद्धति की तुलना में थोड़ा कम जानते हैं। लेकिन हमें दोनों नामों की आवश्यकता है, इसलिए हम दोनों नामों को क्या करते हैं, दोनों नामों को जानते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिकों को IUPAC पद्धति
पद्धति तथा साधारण नाम कार्बनिक यौगिकों को आईयूपीएसी पद्धति तथा साधारण नाम दोनों के अंतर्गत हम जानते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का किस प्रकार से नामकरण करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में आ जाते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों तत्व होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हम किसको हम रखेंगे, किसका नामकरण करेंगे हम इस आईयूपीएसी के अंतर्गत। तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन थे उनको हम करेंगे, और जो हमारे क्रियात्मक समूह थे उनको हम करेंगे, उनका नामकरण करेंगे इस पद्धति के अंतर्गत। और जो भी हमारे मूलक थे, ठीक है, इन मूलकों को हम इस आईयूपीएसी पद्धति के अंतर्गत उनका नामकरण करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जेनेवा पद्धति कि किस तरह से हम कार्बनिक यौगिकों की पद्धति बनाए, किसको हम जेनेवा पद्धति कहते हैं, कब इसमें संशोधन किया गया, कब इसमें इनकी समिति बुलाई गई, रसायनज्ञों ने इसके बारे में कब इसकी समिति बुलाई, कब इसमें संशोधन किया, और किस प्रकार से इसको हम जेनेवा पद्धति कहते हैं, किस प्रकार से हम इस आईयूपीएसी पद्धति को हम किस प्रकार से इसको प्रस्तुत करते, किस प्रकार से इनकी रिपोर्ट को प्रकाशित की गई। इस तरह से इस जेनेवा पद्धति के बारे में हम समझ पाए हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में किस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों को इनका नामकरण करेंगे इस पद्धति के अंतर्गत। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन, जो हमारे हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं, इनका हम नामकरण करेंगे इस आईयूपीएसी के अंतर्गत। मूलकों का नामकरण करेंगे, और जो भी हमारे प्रकार्यात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है, इनका हम नामकरण करेंगे इस आईयूपीएसी के अंतर्गत। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम साधारण नाम को भूल देंगे। साधारण नाम के साथ साथ आईयूपीएसी नाम को हम क्या करते हैं, इन दोनों नामों को जानेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम इसकी आईयूपीएसी नामकरण को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। किसी भी पदार्थ के या किसी भी यौगिक को उनके आईयूपीएसी पद्धति के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम कल इसी टाइम पे, इसी समय पे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक